नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद भारतीय संविधान का 148 चैप्टर 4। ये चैप्टर 4 है भाग 5 में। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अंदर बताया कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, पूरे संविधान को 22 भागों में डिवाइड किया गया है। तो अब तक हम चार जो है भाग को हम डिस्कस कर चुके हैं और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 5। और पार्ट 5 का लास्ट जो चैप्टर है 4, विच इज रिलेटेड टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कंट्रोलर का मतलब होता है किसी चीज को नियंत्रण करना, कंट्रोलर। ऑडिटर का मतलब महालेखाकार, ऑडिट का मतलब लेखाकार, जनरल ऑफ इंडिया महालेखाकार ऑफ भारत सरकार का कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसको ये कह सकते हैं कि एक तरह से भारत सरकार और पूरे देश का एक पब्लिक फंड है और जो पैसा है उसको उसकी निगरानी करने का काम करता है। तो इसके जो प्रोविजन है, इसके प्रोविजन आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक इसमें दिए गए हैं। आर्टिकल 1 बाई 1 इसको समझेंगे। आर्टिकल 148 क्या है, इसमें क्या दिया गया है, मैं पहले इसको रीड कर देता हूं, इसकी बेयर रीडिंग। देयर शैल बी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्या बताया, शैल बी होगा, क्या होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा और शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि अपॉइंटमेंट जो है इसकी अपॉइंटमेंट मेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाएगा बाय वारंट अंडर हिज हैंड इज सील शैल ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस in the like manner on the like ground as a judge of the Supreme Court। और रिमूवल, उसको रिमूवल का जो प्रावधान है उसको जैसे एज लाइक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दो चीजें इसमें आर्टिकल इसकी फर्स्ट जो क्लाज है उसके अंदर दो चीजें आई हैं। एक अपॉइंटमेंट जो है मेड बाय द प्रेसिडेंट, दूसरी चीज इसमें आई है उसको रिमूवल कैसे किया जाएगा। तो रिमूवल एज लाइक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाने का जो प्रावधान है, प्रोविजन है, उसी प्रकार से कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल को हटाया जा सकता है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, पार्लियामेंट के अंदर उसमें महाभियोग के द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा, तो 2/3 मेजोरिटी के द्वारा, उसी तरह से इसको हटाया जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट क्लास के अंदर अपॉइंटमेंट और रिमूवल बताया गया है। अब इसकी जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में क्या बताया मैं पढ़ देता हूं। एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया shall before the enter upon his office make and subscribe before the president or some person appointed in on behalf by him an oath and affirmation according to the form set out for the purpose of the third schedule। यानी कि जिस भी व्यक्ति को कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाएगा उसको अपने ऑफिस का जो उसका जो पद है, पद ग्रहण करने से पहले उसको ओथ लेनी होगी। ओथ एंड अफर्मेशन, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस और प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट को जिस प्रकार से अपने ऑफिस को में एंटर करने से पहले ओथ ली जाती है, उसी प्रकार से कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल को भी ओथ और अफर्मेशन देनी पड़ेगी। ये हमें क्लास 2 बताती है आर्टिकल 148 की, जो कि ओथ अफर्मेशन का जो फॉर्मेट है वो सेकंड शेड्यूल के अंदर दिया गया है, सेकंड शेड्यूल के अंदर दिया गया है। इसको हम ध्यान से हमें सुनने की बात है भाई। ऑडिटर जनरल को भी अपने ऑफिस यानी पद ग्रहण करने से पहले ओथ और अफर्मेशन लेनी होगी। ये सेकंड क्लास। अब थर्ड क्लास में क्या दिया गया है, थर्ड क्लास में द सैलरी एंड अदर कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल
shall be may be determined by the parliament। उनकी जो सैलरी और अलाउंस वो है वो पार्लियामेंट निर्धारित करेगी। एंड अंटिल दे आर सो डिटरमाइन शैल बी स्पेसिफाइड एंड सेकंड शेड्यूल, जो कि सेकंड शेड्यूल के अंदर दी गई है। सैलरी और अलाउंस जितने भी भत्ते होंगे, उनकी वेतन और भत्ते होंगे, वो पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून होगा उसके द्वारा। और सेकंड जो शेड्यूल होगी, सेकंड शेड्यूल के अनुसार उनको सैलरी और भत्ते दिए जाएंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। ये थर्ड क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर अपॉइंटमेंट रिमूवल, सेकंड क्लास के अंदर ओथ एंड अफर्मेशन, थर्ड क्लास के अंदर जो है सैलरी और अलाउंस, उनको वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। अब इसमें प्रोविजो है, इसकी प्रोविजो ये है कि जिस प्रकार से हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन और भत्तों के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से इसके वेतन और भत्तों में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। ये जो है इसकी प्रोविजन थर्ड क्लास की। अब इसकी फोर्थ क्लास क्या कहती है? फोर्थ क्लास कहती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द फर्दर ऑफिस आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट आफ्टर ही हैज सीज्ड टू बी होल्ड हिज ऑफिस। वो अपने जैसे ही रिटायरमेंट के बाद या फिर सीज के बाद अगर ये पद छोड़ दे तो वो किसी भी भारत सरकार का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकते। ये कंडीशन है फोर्थ क्लास के अंदर। आफ्टर रिटायरमेंट या फिर जो है सीज का मतलब उनका छोड़ देने पर, या फिर रिटायरमेंट के बाद, या फिर सीज छोड़ देने के बाद वो किसी भी भारत के अंदर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पद या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी पद नहीं ग्रहण कर सकते। ये क्लास 4 में भी बताया गया। अब 5 क्या कहती है? 5 ये कहती है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of any law made by the parliament, condition of the service of person serving in the Indian audit or account department, administration power, controller and auditor general shall be such as may be prescribed by the rule made by the president after the consultation with the controller and auditor general। मतलब जो इसमें सिंपल बात है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी प्रोविजन दिए गए हैं उनके रहते हुए, और एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनके रहते हुए, द कंडीशन ऑफ द सर्विस, जो इनकी सेवाओं की जो शर्त है, जो इस ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर, ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर के अंदर होंगे, उनकी जो कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, उनकी कंडीशन और सर्विस, उनकी जो कंडीशन ऑफ सर्विस है वो कौन निर्धारित करेगा? वो जो है इसमें प्रेसिडेंट निर्धारित करेगा विद द कंसल्टेशन ऑफ द कैग। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं कैग, CAG कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको कैग बोलते हैं। कैग की कंसल्ट से, यानी कि जो भी ऑडिट डिपार्टमेंट होंगे, स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, तो उनकी जो सर्विस से संबंधित जो शर्तें होंगी और कंडीशन होगी वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून के रहते हुए, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन है, प्रावधान उनके रहते हुए, तो उनको निर्धारित करने का जो है काम प्रेसिडेंट का रहेगा विद द कंसल्टेशन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा। तो इसमें जो नेक्स्ट जो लास्ट जो इसकी जो क्लास है, 6 क्लास है इसमें, 1 2 3 4 और 5 और 6 में बताया एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सपेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे इस ऑफिस के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो ऑफिस है, इसको चलाने के लिए, इसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी एक्सपेंस होंगे, इंक्लूडिंग सैलरी, चाहे वो सैलरी हो, पेंशन हो, और सैलरी अलाउंस और पेंशन अलाउंस
payable in respect of the person serving in the office shall be charged upon the consolidated fund. जो consolidated fund यहां से लिए जाएंगे, consolidated fund से लिए जाएंगे, और जो कि इसकी जो ड्यूटीज क्या है, इसकी ड्यूटीज क्या है, वो हम नेक्स्ट इसमें आर्टिकल में इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमने इसको, पहला जो आर्टिकल है इसका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इस चैप्टर का, वो 148 है, जिसमें 6 क्लास दी गई हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, कैसे ऑडिटर जनरल को हटाया जा सकता है और उसकी अपॉइंटमेंट। सेकंड के अंदर ओथ एंड अफर्मेशन। थर्ड के अंदर सैलरी और अलाउंस अकॉर्डिंग टू द सेकंड शेड्यूल, और इसकी प्रोविजो है, कोई वेरिएशन नहीं होगी। फोर्थ जो क्लास है, फोर्थ क्लास के अंदर बताया कि भाई रिटायरमेंट के बाद या फिर ऑफिस छोड़ने के बाद वो भारत में कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और फिफ्थ क्लास है, फिफ्थ क्लास के अंदर बताया गया है कि जो भी फिफ्थ क्लास के अंदर बताया गया है कि जो भी उनकी सर्विस की शर्तें हैं उनको प्रेसिडेंट निर्धारित करेंगे, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के रहते हुए, और सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ द कैग। किन की सर्विस की सेवाएं, कैग के अंडर जितने भी ऑडिट डिपार्टमेंट होंगे उन सभी के एडमिनिस्ट्रेशन, उसको चलाने के लिए जितने भी अधिकारी हैं उनको नियुक्त किया जाएगा। तो उनकी जो सर्विस है, उनकी सेवाओं की शर्तें हैं, उनके बारे में। और सिक्स्थ में बताया गया है कि भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जितनी भी एक्सपेंस होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होंगे उसको चलाने के लिए, कुछ उसके इंक्लूडिंग एवरीथिंग, उस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, तो वो सारे के सारे खर्चे जो हैं एक्सपेंस हो गए कंसोलिडेटेड फंड से लिए जाएंगे। तो ये आर्टिकल 148 है। नाउ जो है इसमें नेक्स्ट जो इसमें आर्टिकल है वो 149, which tell us about the duties of the controller and auditor general. ड्यूटीज, इसकी ड्यूटीज क्या है, इनकी ड्यूटीज क्या है, इसकी ड्यूटीज को हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल की ड्यूटीज क्या है। तो इसमें आर्टिकल 148 को हमने अच्छी तरीके से समझा। नाउ जो है वी विल स्टार्ट आर्टिकल 149, ड्यूटीज एंड पावर। इसमें दी गई है ड्यूटीज एंड पावर, तो इसको पढ़ते हैं हम। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल shall perform and duties and exercise such power in relation to the account of the union account of the union, यानी कि केंद्रीय जो है अकाउंट, केंद्रीय अकाउंट एंड स्टेट अकाउंट, और इसके साथ साथ सच अदर अथॉरिटी और बॉडी as may be prescribed by the under the law made by the parliament, as prescribed law made by the parliament and until the provision on behalf of the made shall perform the duty exercise of power in relation to the account of the union and the state were confirmed exercisable by the Auditor General of India immediately before the commencement of the Constitution in relation to the account of the Dominion of the India and the Princes respectively. Meaning, simple meaning,
कि भाई आर्टिकल 149 के अंदर इनकी ड्यूटीज क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, और इसके जो संबंधित विभाग है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑडिट डिपार्टमेंट है, उसका काम क्या है कि केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं, उन सब जो केंद्र सरकार के अधीन हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है, विभाग हैं, या फिर स्टेट के अधीन आते हैं, अंडर आते हैं, उन सभी डिपार्टमेंट और विभागों का उन सब का लेखा जोखा रखना, उन सब का हिसाब किताब रखना, तो वो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के अधीन आता है। सिंपल। सेंटर और स्टेट दोनों पे कंट्रोल करने का काम करती है। दोनों के आय व्यय, यानी कि दोनों के अकाउंट पर, उन पर निगरानी करने का काम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का होता है। आर्टिकल 149 के अंदर ड्यूटीज एंड पावर दी गई है। अब ये आर्टिकल 149 है। नाउ जो है 150, अब आर्टिकल 150 क्या कहता है? 150 इसी चैप्टर का आर्टिकल 150 कहता है फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। इसको पढ़ देते हैं। The account of the union and the state shall be kept in the form of the president, as the president may, on advice or controller and auditor general of India prescribed। भाई ये अकाउंट खाता, फॉर्म ऑफ अकाउंट, फॉर्म उनका फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्म का फॉर्मेट क्या होगा? किन का? अकाउंट का, यानी कि खातों का किन का? यूनियन का और स्टेट का। जैसा कि हमने बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका, क्योंकि शक्तियों का विभाजन है, यूनियन और स्टेट, उसमें इसी तरह से दिया गया है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो उन सभी के खातों का फॉर्मेट किस प्रकार से होगा, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। वो प्रेसिडेंट और कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर, जो इसका हेड है, वो डिसाइड करेंगे। तो इसमें 141 आर्टिकल 150 ये कहता मैं। नाउ जो है 151 आर्टिकल, इसका जो है 151 वो क्या कहता है? आर्टिकल 151 बताता है ऑडिट रिपोर्ट। जो भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी ऑडिट किया जाएगा, उसकी रिपोर्ट के बारे में बताया कि रिपोर्ट ऑफ द कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया, रिलेटेड टू द अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट शैल बी सबमिटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो भी रिपोर्ट तैयार होगी उसको सबमिट करेगा टू प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट के पास सबमिट करेगा कंट्रोलर है ऑडिटर जनरल। और प्रेसिडेंट उसको, अगर वो रिपोर्ट यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित है तो जो है उसको पार्लियामेंट के अंदर, अगर स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है तो जो स्टेट गवर्नर। अब प्रेसिडेंट जो है, यहां पर यूनियन से संबंधित कोई रिपोर्ट है, यानी कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, तो उसको सीधा पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करेंगे और उस पर डिस्कशन होगी। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की है तो उसको गवर्नर उसको जो है स्टेट की लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट,
राज्य की विधायिका में उसको पेश करेंगे, वहां पर उसकी डिस्कशन होगी। तो ये जो है आर्टिकल 148 से 151 जो है अनुच्छेद संबंधित है हमारे कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये हमारे एक तरह से पब्लिक फंड का सारा लेखा जोखा रखते हैं और एक तरह से पब्लिक पर्स की निगरानी का काम करने का काम कंट्रोलर एडिटर जनरल का होता है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी, नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि भी कैग में कौन कौन हो सकता है और कैग का प्रोसीजर क्या है और पार्लियामेंट में किस प्रकार से उसको ले डाउन किया जाता है और इस पर डिस्कशन कैसे होगी। तो नाउ जो है जो प्रोविजन थे कंट्रोलर एडिटर जनरल के, वो चैप्टर 4 के अंदर ये दिए गए हैं और अभी चैप्टर 4 यानी कि भाग 5 भारतीय संविधान का 5 भाग वो आज कंप्लीट हुआ। नाउ जो है इसमें छोटी सी जो डिस्कशन है उसको पीएससी के साथ हम डिस्कस करेंगे। पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी और कैग दोनों मिलकर ही काम करते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसके अंदर अपोजिशन रूलिंग पार्टी के सदस्य भी होते हैं और अपोजिशन के भी होते हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे भी रूलिंग के कितने हैं और अपोजिशन के कितने हैं और ये कैग के साथ मिलकर कैसे काम करती है और इनका रिजल्ट क्या होता है, इनके कुछ लेटेस्ट एग्जाम्पल है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक आपको ये कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल का ये प्रोविजन है ये समझ में आ गया होगा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं ये पब्लिक पर्स है, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का धन है, पब्लिक अकाउंट, उनका आय व्यय, उन पर सब पर निगरानी करने का काम करता है, कितना आया कितना गया और कहीं घोटाला होता है कहीं स्कैम होता है तो वो सब जितने भी स्कैम घोटाले होते हैं सब जो है इस कैग के द्वारा ही उजागर होते हैं। क्योंकि कैग की जो रिपोर्ट होती है वो पार्लियामेंट में और स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित जो अकाउंट है उनकी राज्य सरकार से संबंधित अकाउंट है वो राज्य की विधायिका में पेश किए जाते हैं और उन पर बहस होती है और उसके बाद जो स्कैम और घोटाले वगैरह हैं वो सब एक्सपोज होते हैं। तो ये जो एक्सपोज करने का काम कैग और पीएससी मिलकर पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, पार्लियामेंट के द्वारा इसको बनाया। पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर होते हैं वो उनके द्वारा ये बनाई गई कमेटी होती है जिसके अंदर रूलिंग पार्टी के मेंबर भी होते हैं और अपोजिशन पार्टी है उसके मेंबर भी होते हैं इसमें, लेकिन ज्यादातर रूलिंग के होते हैं। तभी इसलिए जो है और इंडिपेंडेंट एजेंसी है इसलिए जो है स्कैम और घोटाले वगैरह वो निकल कर आते हैं। तो ये जो है एक तरह से जो है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है प्रोविजन है भी किस प्रकार से पब्लिक के पैसे का, पब्लिक के फंड का, पब्लिक के जो धन का मिसयूज ना हो और उनका व्यय ठीक तरीके से हो, पब्लिक के वेलफेयर में हो, इसलिए जो है कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल का ये प्रावधान दिया गया है। थैंक यू। आप लोगों को ये चीजें समझ में आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।